बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। अना और उम्मीद, मोहब्बत में अना और जिद के कैदी एक नौजवान की इश्क फरमाई। मेरी बात का किसी पर असर नहीं होता। मैंने कितनी बार बकवास की है कि मेरे कमरे में कोई ना आए, लेकिन असर हो तो तब ना। और फिर साथ ही खटक खटक की आवाजें आने लगी थी, जैसे वो कमरे में रखी हर चीज को इधर से उधर फेंक रहा हो। ज़किया बेगम ने बेसाख्ता चावल साफ करती आशा की तरफ देखा था, जो पहले से ही ज़किया बेगम की तरफ देख रही थी। नजरें मिलने पर दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा गयी। आशा फिर से चावल साफ करने लगी थी और ज़किया बेगम प्याज काटने लगी थी। थोड़ी देर बाद कमरे से आती आवाजें थम गई थी और आशा ने तसव्वुर में कमरे की हालत देख ली थी। बेटी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसको इसकी हालत पर छोड़ दो, लेकिन तुम हो के हमेशा अपनी ही मर्जी करती हो। तुम क्यों नहीं समझती हो कि तुम पत्थर के साथ सर फोड़ रही हो? तुम्हें पता है पत्थर कभी मोम नहीं होते। बस करो बेटी, एक बेनामो निशान मंजिल के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय दुखों के। ज़किया बेगम ने दुखी और समझाने वाले अंदाज में कहा। गुफ्तगू करते वक्त उन्होंने एक बार भी आशा की तरफ नहीं देखा था। आशा की आंखों से दो आंसू निकले और चावलों में जज़ब हो गए थे। आशा बगैर कुछ बोले चावल लेकर वहाँ से उठकर किचन में आ गई। आशा ने अपना दुख ज़ाहिर नहीं होने दिया था कि इसके अंदर कितनी टूट फूट चल रही थी। आशा ने चावल सिंक में रखकर नल खोल दिया था और खुद अपने अंदर के जख्म सीने लगी थी। खाला, मुझे भी पता है पत्थर मोम नहीं होते और मैं मोम करने की कोशिश तो नहीं कर रही। मैं तो पानी के कतरे गिरा रही हूँ कि एक दिन इसमें सुराख जरूर हो जाएंगे। मैं तो बस इन सुराखों के इंतजार में हूँ। और खाला, मैं मंजर के पीछे कहाँ भाग रही हूँ? मैं तो बस खड़ी हूँ उसी इंतजार में कि मंजर खुद थक हार के मुसाफिर के पास आएगी। आशा बेटी, चावल धो लिए तो ये बाकी का सामान भी ले जाओ। ज़किया बेगम की आवाज ने आशा को ख्यालों से निकाला था। आशा ने गालों पर बनी आंसुओं की लकीरों को साफ किया और फिर जल्दी से नल बंद किया, क्योंकि चावल नीचे सिंक में बह रहे थे, और बाकी का सामान लेने के लिए किचन से निकल आई। पता नहीं कब अकल आएगी इसको, और पता नहीं आती भी है कि नहीं। आशा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई थी, कमरे की हालत देखकर बड़बड़ाई थी। आशा ने एक तरफ से पूरे कमरे का जायजा लिया था। कमरा मुकम्मल तौर पर कबाड़ खाने में बदल चुका था। आशा ने खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखी और नीचे गिरी किताबें उठा उठा कर वापस रैक में रखने लगी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाजें आ रही थी, जिसका मतलब था कि वासफ शावर ले रहा है। आशा एक तरफ से शुरू हो गई थी और एक एक करके हर चीज को उसकी जगह पर वापस रखने लगी थी। ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा था। हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो कमरे की ऐसी हालत होती थी। अब तो आशा इसकी आदी हो चुकी थी। अब तो इसको महसूस भी नहीं होता था। शावर बंद हो गया था और फिर थोड़ी देर बाद का दरवाजा खुला और वासफ बालों में हाथ फेरते हुए बाहर निकला था। उसकी पहली नजर ड्रेसिंग पर पड़ी थी, जहाँ हर चीज बड़े सलीके से पड़ी हुई थी। वासफ की नजरें बड़ी तेजी से कमरे में घूमी थी और फिर एक कोने में जाकर रुक गई थी, जहाँ आयशा बड़े इत्मीनान के साथ किताबें सेट कर रही थी। वासफ के तेवर उसी पल बदल गए। जहाँ कुछ लम्हे हल्की सी मुस्कुराहट थी, अब वहाँ सख्त गुस्सा आ चुका था। वासफ तेजी से आयशा की तरफ बढ़ा था और फिर बाजू से पकड़कर खींचा था। तुम खुद को समझती क्या हो? तुमको मेरी बात का असर नहीं होता? तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? वासफ पूरी कुव्वत से चीखा था, लेकिन दूसरी जानब इत्मीनान ही इत्मीनान था। वहाँ चीखने चिल्लाने का कोई असर न हुआ था, बल्कि वहाँ पर से हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी, जैसे सामने वाले ने गुस्सा नहीं मोहब्बत भरी कोई बात की हो। आशा बस वासफ की आंखों में देख रही थी। आस पास से लातल्लक होकर वासफ ज्यादा देर इसकी निगाहों की ताब न ला सका था और धक्का देते हुए बोला, निकल जाओ मेरे कमरे से। और कितने दिन करोगी ये ड्रामे? आखिर
थक जाओगी एक दिन, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, समझी तुम? वासफ ने चीखते हुए कहा। मुसाफिरों से जिद न लगाओ, ऐसा ना हो कि मुसाफिर जिद में आ जाए और फिर मंजिल को खुद चलकर आना पड़े। इतनी देर में आशा पहली बार बोली थी और फिर कमरे से निकल गई। अब ये यहाँ क्या कर रही है? ये जाती क्यों नहीं वापस? अब मैं इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वासफ का लहजा सख्त और गुस्से से भरा हुआ था। वो आज आती है वापस से ड्यूटी से तो आप खुद इससे बात कर ले, वरना मैं खुद कर लूंगा। इसका और यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तालीम पूरी हो गई है, 1 साल हो गया है, और अगर वो किसी और मकसद के तहत रुकी हुई है तो इसे कहें कि चली जाए यहाँ से। वैसा मरते दम तक नहीं होगा। बहुत हो गए ड्रामे, बहुत कर लिया, बर्दाश्त और नहीं होगा। इसकी भलाई इसी में है कि वो वापस चली जाए। वासिफ गुस्से से चीख रहा था और ज़किया बेगम अपने बेटे की तरफ देख रही थी और फिर वो बोली थी, बेटे तुम ऐसे तो कभी न थे, तुमको क्या हो गया है और क्यों इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और दूसरा, किसी से इतनी नफरत नहीं करते कि कल अपने इस रवैये पर शर्मिंदा होना पड़े। और फिर मैं भी इसके दम से तो जी रही हूँ। तेरा तो पता नहीं तू कब आता है और कब जाता है। अगर वो ना होती तो मैं अकेली रह रहकर पागल हो चुकी होती। खाना पीना धोना सब कुछ तो इसने संभाल रखा है। तुम्हें तो ये भी खबर नहीं होती कि तुम्हारी माँ कब बीमार होती है, कब ठीक होती है। मैं तो कहती हूँ अगर वो ना होती तो मैं कब क्या मर गई होती। ज़किया बेगम हर तरह से आयशा के हक में खड़ी थी। हाँ तो मैंने नौकर रख कर तो दिए थे, लेकिन आपने दूसरे दिन इनकी छुट्टी करवा दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और दूसरा, मुझे खुशी से जी लेने दिया करें। अब जो भी बात करनी है मुझसे करो और मुझसे नजरें मिलाकर जो शहर के निश्तर चलाने अभी चला लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। आयशा ने मुंह मोड़कर खड़े वासफ को बाजू से पकड़कर खींचकर अपनी तरफ किया था, लेकिन वासफ खामोश खड़ा रहा, सर झुकाए। आयशा हल्के से हंसी और फिर बोली थी, तुम मेरे साथ क्या नजरें मिलाकर बात करोगे? तुम तो खुद अपने साथ नजरें मिलाने के काबिल नहीं हो। खाला ने सच कहा था कि पत्थर कभी मोम नहीं होते, लेकिन मैं पागल थी जो ये सोच रही थी कि इश्क हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आशी की सोचें टूटी निकली। आशी तो पागल थी जो ऐसा सोचती थी। और हाँ, मैं जा रही हूँ आज और अभी यहाँ से, और ये मत सोचना कि मैं टूट गई हूँ, नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गई हूँ। इंसान जिस्म पर तो चोट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रूह पर लगी हल्की सी चोट भी बर्दाश्त नहीं होती, और तुमने तो मेरी रूह को तार तार करके रख दिया है। आशा मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। वासफ के ज़हन पर आशा का एक एक लफ्ज हथौड़े बनकर बरस रहा था और पुरानी यादों ने एक बार आन गिरा था। आयशा रुक जाओ बेटी, तुमको तो इसकी आदत का पता है, वो तो इससे भी ज्यादा जहरीली बातें कर चुका है। तो फिर तुम्हें आज क्या हो गया है? कितनी बार तुम्हें इसने अपने कमरे से धक्के देकर निकाला और कितनी बार तुम्हारा खाना उठाकर बाहर फेंका। इनके मुकाबले में तो आज इसने कुछ भी नहीं कहा। खाला प्यासे को अब चाहत नहीं रही प्यास बुझाने की। अब अगर कोहें को चाहिए है तो वो खुद चल कर आ जाए। आशा ने कहा और सामान उठाकर बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गई और ज़किया बेगम जहाँ थी वहाँ ही खड़ी आशा को जाते देखते रही। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं और वो भी तुमसे शादी करूंगी? अपनी औकात देखी है तुमने? तुम कहाँ और मैं कहाँ? तुम्हारे पास है क्या जो तुमने ऐसा सोच भी लिया? और जितना खर्च तुम्हारे पूरे घर का महीने भर का है, इतना मेरे एक हफ्ते का खर्च है। अमना ने हकारत भरे लहजे में कहा था, आमी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हारी मोहब्बत को चाहा है। घर पैसे से चलते हैं, मोहब्बत से नहीं। मोहब्बत की औकात ही क्या है और तुम्हारे पास है क्या? और तुम्हारी माँ लोगों के कपड़े सी सी कर 4 पैसे कमाती है, और जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो भी रिश्तेदारों की मेहरबानी से है। आमना का लहजा नहीं बदला था, वैसा ही हद अमेज था। और वो वादे इनका क्या बासा बोला था, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं थी, वो मेरा बचपन और टाइम पास था सब। आमी ऐसा तो न कहो। ये अल्फाज सुनकर वासफ के दिल को कुछ हुआ था और वो पुकार उठा था। अब तुम्हारी अपनी गलती थी जो तुमने मेरी संगत के ख्वाब देखे। तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी। तुमको याद रखना चाहिए था कि तुम्हारा और हमारा स्टेटस क्या है। कसूर तुम्हारा अपना है, मुझे क्यों ब्लेम दे रहे हो? और ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ हमारे घर से और दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आमना ने गुस्से से कहा था। वासफ अभी बेयकीनी से आमना की तरफ देख रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुला था और आयशा कमरे में दाखिल हुई थी। आशी देखो आमी क्या बोल रही है, कहती है इसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो सब टाइम पास था। वासफ के लहजे में बेयकीनी और बेचैनी थी। आयशा कुछ बोली नहीं थी, लेकिन इसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। आशी देखो ना, आशी ये झूठ बोल रही है ना, ये मजाक कर रही है ना मेरे साथ। वासफ के लहजे की बेयकीनी किसी
طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ آشا نے بے چارگی سے واسف کی طرف دیکھا تھا اور بنا کچھ بولے کمرے سے نکل گئی تھی۔ واسف کے والد کی بے وقت موت نے واسف کے آنے والی زندگی بدل دی تھی۔ واسف 2 سال کا تھا جب اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ پرائیویٹ جاب ہونے کی وجہ سے کچھ آسرا نہ رہا تھا۔ ساس سسر پہلے ہی نہ تھے اور نہ ہی کوئی اور آسرا بننے کو تیار تھا۔ نہ کوئی واسف کا تایا چاچا اور نہ ہی ماموں میں سے کوئی مستقل سہارا دینے کو تیار تھا۔ ہر کوئی نظریں چرا رہا تھا۔ واسف کی والدہ پر بڑا مشکل وقت تھا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ ان کے پاس سلائی کا ہنر تھا، سو انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، اور ویسے بھی اس کو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا گوارا نہ تھا۔ ہاتھوں میں صفائی تھی، اس لیے ان کو بوتیک کے کپڑے سلائی کے لیے ملنے لگے تھے، جس سے ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ اور پھر سب رشتہ داروں نے اپنے اپنے سروں سے مصیبت ٹلنے کے لیے مل کر ایک 3 مرلے کا گھر لے دیا، جس سے چھت کا آسرا بھی ہو گیا۔ واسف کی والدہ اتنا کما لیتی تھی کہ وہ گھر کا خرچ کون سے چلا سکے، اور پھر جب واسف پڑھنے کے لائق ہوا تو اس کو قریبی اسکول میں داخل کروا دیا، اور ساتھ ہی اپنا تھوڑا سا کام بھی بڑھا لیا، جس سے واسف کے اسکول کی فیس اور دوسرا خرچہ نکل جاتا۔ واسف کے سارے رشتہ دار اسی شہر میں رہتے تھے، لیکن کوئی بھی زیادہ ملنے نہیں آتا تھا سوائے واسف کی خالہ کے، جو کبھی خود آ جاتی تو کبھی واسف کی والدہ چھٹی والے دن اس کو لے کر ان کے گھر چلی جاتی۔ واسف کے خالو ملک سے باہر ہوتے تھے، گھر میں صرف خالہ اور ان کی 2 بیٹیاں تھی، باقی رشتہ دار سال میں ایک آدھا بار چکر لگا جاتے تھے، اور اگر کوئی پیسہ دینے کی کوشش کرتا تو والدہ بڑے سلیقے سے منع کر دیتی۔ واسف نے جب ہوش سنبھالا تھا تو بس اس کو ایک ہی رشتہ ملا تھا جو کہ خالہ کا تھا، جو اس سے محبت سے پیش آتی تھی، اور کزنوں میں بس خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں، جو اس کی بڑی جلدی اچھی دوست بن گئی تھی، اور پھر دوستی کا محبت میں بدلی اس کو خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ واسف کی ویران زندگی میں ایک دم سے بہار آ گئی تھی، اور پھر جس دن واسف نے آمنہ کے منہ سے اقرار سنا، اس کو لگا کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے اور وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ اب بس اس کو اتوار کے دن کا انتظار ہوتا تھا کہ کب چھٹی ہو اور وہ کب اڑ کر آمنہ کے گھر پہنچ جائے۔ آشا اس کی سب سے اچھی دوست تھی، وہ اپنی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ آمنہ کی پسند ناپسند وہ آشا سے پوچھتا تھا، اور اپنی پاکٹ منی بچا کر ہر ہفتے آمنہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا تھا۔ آشا کب واسف سے محبت کرنے لگی اس کی خبر آشا کو خود بھی نہ ہوئی، دوستی کب محبت میں بدلی اسے اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ اب اتنا انتظار آمنہ کو واسف کے لیے آنے کا نہ ہوتا تھا جتنا آشا کو ہوتا تھا۔ آشا محبت میں اس قدر آگے جا چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی واسف کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی تھی۔ آشا اچھے سے جانتی تھی کہ واسف اس کی منزل نہیں بن سکتا، لیکن پھر بھی وہ اس سے خاموش محبت کیے جا رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ واسف اور آمنہ کالج میں آگے تھے، لیکن واسف کی روٹین اب بھی نہیں بدلی تھی۔ اب بھی وہ چھٹی والے دن اپنی خالہ کے گھر جاتا تھا۔ آشا کی محبت پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی، پہلے والا پیار اب نہیں رہا تھا۔ اگر واسف اس کا گلہ کرتا تو آمنہ کہتی پڑھائی کا بوجھ بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے تم کو ٹائم نہیں دے پا رہی۔ واسف ان کے سب کی شکایت آشا سے کرتا، آشا سے دوستی آج بھی روزے اول کی طرح تھی، بلکہ پہلے سے مضبوط ہو گئی تھی۔ آشا محبت کی منزلیں طے کرتے ہوئے عشق کے مقام پر پہنچ چکی تھی، جہاں اپنانے کی چاہ نہیں رہتی بلکہ محبوب کی خوشی اس کی اول ترجیح بن چکی تھی۔ آشا نے واسف کو دل کے سب سے اونچے مقام پر بٹھا دیا تھا اور خود سب سے نیچے آن بیٹھی تھی، جیسے واسف کوئی آقا ہو اور وہ اس کی بندی۔ واسف نے بہت کوشش کی تھی کہ اب وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی اسٹارٹ کر دے، لیکن واسف کی والدہ نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا، بلکہ سختی سے روک دیا تھا کہ تم صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اور واسف کو اپنی ماں کے حکم پر سر جھکانا پڑا۔ اور پھر ایک دن اس نے غور کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی ماں پچھلے کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی محنت کرنے لگی ہے۔ کام کی تو ان کے پاس پہلے بھی کمی نہ تھی، لیکن وہ کام بس اپنی ضرورت کے لیے کرتی تھی جتنی ان کو ضرورت ہوتی۔ اور پھر جب اس نے اپنی محنت کی وجہ پوچھی تو اس کو جو جواب ملا اس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا رہا کہ والدہ کہیں مذاق تو
तो नहीं कर रही थी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वासिफ पर तो जैसे बिजली गिरी थी, इसकी सोच समझने की सलाहत जवाब दे गई थी और वो खाली नजरों से अपनी वालदा की तरफ देख रहा था, जबकि इसकी वालदा सर झुकाए सिलाई करने में मसरूफ थी। वालदा की आंखों से आंसू निकलकर चादर में जज्ब हो गए थे। इनको वासिफ नहीं देख सका था। वासिफ की वालदा अपने बेटे की कैफियत से अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए इसने सर उठाकर अपने बेटे की तरफ नहीं देखा था। आमना का रिश्ता पक्का हो गया था इसकी अपनी पसंद से ताया के बेटे के साथ, और अब वो 2 महीने बाद इसकी शादी थी और इस बात की खबर इसको कानों कान नहीं हुई थी। माँ के मुंह से सुने अल्फाजों पर वासिफ को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। और फिर वासिफ अपनी बेयकीनी खत्म करने के लिए आमना के रूबरू खड़ा था और फिर इसका भरम एकदम से इस तरह टूटा था कि इससे ऐसी उम्मीद न थी। आमना ने इसको जलील करके घर से निकाला था, इसको इसकी औकात याद करवाई थी। वासिफ टूट कर बिखर गया था। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इसके जज्बों के साथ तो बस खेला जा रहा था। वासिफ घर आकर खूब रो रहा था और खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वासिफ की वालदा अलग परेशान थी कि कहीं वो कोई गलत कदम न उठा ले, अपने साथ कुछ कर ही न बैठे, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ था। वासिफ तीसरे दिन कमरे से निकला था और अब इसकी मोहब्बत नफरत में बदल चुकी थी और उसको लफ्ज़े मोहब्बत से भी नफरत हो गई थी। और फिर जैसे ये रिजल्ट आया था, वासिफ ने लाहौर जाने का वालदा को कह दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वालदा ने जाने की इजाजत ये सोचकर दे दी कि माहौल बदलेगा तो इसके अंदर का माहौल भी बदल जाएगा और जीने की आस पैदा हो जाएगी। वासिफ जैसे ही लाहौर आया था, इसने खुद सजा देना शुरू कर दी थी। आयशा हर हफ्ते खाला के घर आने लगी थी। जब इसे पता चला था कि वासिफ लाहौर चला गया है, कभी कभार 1-2 दिन के लिए रुक भी जाती थी। इसी तरह जकिया बेगम का दिल भी बहल जाता था। आमना की 2 महीने बाद शादी हो गई थी, जिसमें जकिया बेगम शरीक थी। वक्त के साथ वासिफ के दिल में मोहब्बत और जड़ें पकड़ चुकी थी। वासिफ कभी हाथ वाली रेडी पर बोझ ढोने लगता, कभी पेट्रोल पंप पर काम करने लगता, तो कभी मजदूरी करने लगता। खुद को सजा देने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाता रहता और फिर एक दिन दाता दरबार पर बैठे एकदम से इसकी सोच बदली थी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसकी गलती की सजा खुद को दे रहा हूँ। और फिर इसने सोच लिया कि किसी की गलती की सजा वो खुद से जुड़े रिश्तों को हरगिज़ नहीं देगा, बल्कि अब कुछ बनकर दिखाएगा। वासिफ जब दाता दरबार से उठा था तो इसके पास एक मकसद था। वासिफ ने अगले ही दिन किताबें खरीद ली थी और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करने लगा था। कुछ बनने के जुनून ने इसकी बहुत मदद की थी। वासिफ ने खूब तैयारी करके इम्तिहान दिए और फिर जब रिजल्ट आया, इसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा आया था। और फिर वो दिन भी आ गया जब इसे जॉब मिल गई। वासिफ की खुशियों का कोई ठिकाना न रहा था। वासिफ ने सारे इंतजाम किए और वापस अपने शहर आ गया। गुजरे वक्त में वो जब जब घर वापस आया था, तब तब आशा को अपने घर में पाया था। उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी, लेकिन वासिफ को नफरत हो चुकी थी इन सब रिश्तों से जो आमना के साथ जुड़े हुए थे। वासिफ के जहन में ये बात बैठ चुकी थी, ये भी उसी की तरह ही दिखती है। वासिफ ने घर को ताला लगाया था और दूसरे दिन बिना किसी बताए अपनी वालदा को लेकर लाहौर आ गया था। आशा ने 2-3 चक्कर लगाए थे। वो जब भी आती घर को ताला लगा होता। आशा ने यही समझा कि बाजार गई होंगी, लेकिन जब हर बार ताला मिलता तो इसने हमसायों के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछा तो मालूम हुआ वासिफ काफी दिन पहले आया था और वो खाला को अपने साथ ले गया। आशा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो गुस्सा पी गई। वासिफ के साबका रवैये को देखते हुए ये कोई बड़ी बात न थी। एक दोपहर आशा फोन की बेल सुनकर उठी तो दूसरी तरफ आवाज सुनकर इसका दिल भाग भाग हो गया था। और जब शिकवा किया तो खाला ने बताया, मैंने तो वासिफ से बहुत कहा था, लेकिन इसने मेरी कोई बात सुनी नहीं थी। तुम तो जानती हो आजकल इसका मूड कैसा है। और खाला ने बताया कि आज ही फोन लगा है और मैं पहली कॉल तुमको ही कर रही हूँ। और फिर बड़ी देर तक दोनों ने दुख सुख बांटे थे। जकिया बेगम ने अपनी बहन के साथ बात की और फिर फोन बंद कर दिया। आयशा में एकदम से नई जान आ गई थी। इसकी बेचैनी और उदासी किसी हद तक कम हो गई थी और उसको एक राह नजर आने लगी थी। आशा का जैसे रिजल्ट आया था, इसने लाहौर जाकर पढ़ने की जिद पकड़ ली थी कि वो भी MBBS लाहौर से करेगी। घर वालों ने बहुत समझाया कि जब अपने शहर में मेडिकल कॉलेज मौजूद है तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन आशा ने जो जिद पकड़ी थी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आशा जानती थी कि ये इसके पास आखिरी मौका है। अगर ये निकल गया तो वो जिंदगी भर इससे दोबारा मिल न सकेगी। बस यही एक मौका है उसको मनाने का। आशा की ख्वाहिश के आगे सबसे बड़ी रुकावट आमना बनी हुई थी, जिसको उसने खरी खरी सुनाकर चुप करवा दिया था। और फिर घर वाले आशा की जिद के आगे हार गए थे और उन्होंने जाने की इजाजत दे दी थी। आशा की माँ को मुतमिन करने में जकिया बेगम ने काफी किरदार निभाया था। आशा ने जो रास्ता चुना
चुना था वो बड़ा मुश्किल और सब्र आजमा था। इसे बड़े हौसले और हिम्मत से काम लेना था। इससे मालूम था कि बरसों के रूठे इतनी आसानी से नहीं माना करते, इनको मनाने में बरसों लग जाते हैं। वो अपनी ना खुददारी यही छोड़कर जा रही थी। इसने खुद को आने वाले हर तरह के रवैये के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। उसको अंदाजा था कि दासी से मलका का सफर कोई आसान न होगा। कितने दिन वासव को मालूम ही न हुआ था कि आशा इसके घर में मौजूद है, क्योंकि इसकी रूटीन ही कुछ ऐसी थी, जल्दी घर से निकल जाना और रात के वापस आना। छुट्टी वाले दिन वासव देर से जागा तो जब नीचे आया तो आशा को सामने देखकर एकदम से वासव का दिमाग गर्म हो गया था, लेकिन फिर इसने खुद पर कंट्रोल किया था और नॉर्मल अंदाज में किचन में चला गया था। और किचन में जाते ही सारा गुस्सा बाहर आ गया था। ये यहाँ क्या कर रही है? वासव का खुद पर कंट्रोल न रहा था। कौन आशा? वो यहाँ पढ़ने के लिए आई है। ज़किया बेगम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, अपने बेटे के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए। वो तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ इस घर में क्या कर रही है? वो तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ इस घर में क्या कर रही है? बेटा, जाहिर सी बात है, अगर वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है तो यहाँ इसी घर में रहेगी और इसने कहाँ जाना है? ये बात सुनते ही वासव ने जो हंगामा शुरू किया था और जू जू बातें की। अगर आशा की जगह कोई और लड़की होती तो एक पल भी यहाँ न रुकती, इश्क को बाहर में झोंकती और उसी वक्त घर से निकल जाती। लेकिन आशा को मालूम था कि ये सब होगा। बरसों के लगे जंग इतनी जल्दी नहीं उतरते और फिर आशा के लिए ना खत्म होने वाला आजमाइशों का दर्द शुरू हो गया था। हर रोज एक नया जख्म मिलता था और इसकी बर्दाश्त जवाब देते देते रह जाती और वो फिर खुद को अगली सुबह के लिए खुद को तैयार कर लेती। आशा ने घर का सारा काम संभाल लिया था, जिसमें वासव के कमरे की सफाई और खाना भी शामिल था, जो अक्सर इसके साथ दरवाजे के बाहर फेंक दिया जाता। वासव ने आशा की अनार खुददारी पर ऐसी कारी ज़रबे लगाता कि वो अंदर से टूट फूट जाती। इसे लगता था कि अब भी इसकी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी, लेकिन इसका इश्क हर रोज इसको एक नई ताकत बख्श देता था और वो फिर से सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। वासव ने हर तौहीन अमेज रवैया अख्तियार किया था, लेकिन आशा के हौसले को तोड़ ना सका था। वासव थक गया था, लेकिन आशा वैसे की वैसे ही खड़ी थी, पहले दिन की तरह। कोई इतना कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो अक्सर अब ये सोचने लगा था। इसका हर बार खाली गया था। वो जितना जुल्म डाल सकता था इसने ढाल लिया था। अब इसकी इंतहा हो चुकी थी। इसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, इसके अंदर टूट फूट होने लगी थी, लेकिन अना थी कि इसको झुकने नहीं दे रही थी। वो अपनी नफरत का भरम तोड़ना नहीं चाहता था। बस वो अब चाहता था कि किसी न किसी तरह आशा इस घर से चली जाए। जितने जुल्म इसने आशा पर किए थे, अब वो खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी न रहा था। तो फिर आशा का सामना वो कैसे कर लेता? कोई इतना भी मजबूत हो सकता है? वासव ने आज तक ना सोचा था और ना देखा था। और फिर इसने एक कारी ज़रब लगाई थी और ज़रब अपना काम कर गई थी। आशा गार्ड छोड़कर चली गई थी। ये ज़रब इस पर लगी थी कि आशा पर ये आने वाले वक्त ने बताना था। आशा घर से क्या गई थी? वासव का चैन सुकून भी साथ ले गई थी। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए था कि आशा के जाते ही वासव खुश हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वासव के अंदर टूट फूट इस कदर तेजी से हुई थी कि वासव को संभलने का मौका ही न मिला था। उसको आशा के साथ गुजारा एक एक लम्हा याद आ रहा था और वो सलूक जो इसके साथ किया था। कहते हैं कि किसी इंसान को कदर तब ही होती है जब वो इससे दूर हो जाता है, और ऐसा ही कुछ वासव के साथ हुआ था। वासव को आशा की एक एक बात याद आ रही थी जो इससे पहले इसने कभी सोची ही ना थी। सोचें इसको पागल करने लगी थी और फिर इसका नतीजा ये निकला था कि वासव बीमार होकर चारपाई पर आ गया था और बुखार की हालत में अक्सर वासव के मुंह से आशा आशी के अल्फाज अदा होते थे। और ज़किया बेगम सोचने लगी थी कि आशा तुम्हारी मोहब्बत रह गया नहीं गई, रंग ले आई। मेरी बात गलत साबित हो गई, पत्थर मोम नहीं होते। ये बात ज़किया बेगम के लिए बहुत खुशी की थी, लेकिन रोज पर रोज बढ़ती बीमारी परेशान किन थी। आशा बेटी वापिस आ जाओ, वासव की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ज़किया बेगम ने परेशान किन लहजे में कहा। खाला आप परेशान ना हो, अना की आग में जलने वालों को बुखार की आग कुछ नहीं कहती। आशा ने दिल पर पत्थर रखकर जैसे ही जवाब दिया था वो सिर्फ वो ही जानती थी, लेकिन अब वो खुद को किसी भी किस्म की ढील नहीं देना चाहती थी। ये खबर सुनकर आशा के दिल को कुछ हुआ तो था, लेकिन इसने खुद को सकर लिया था और दिल पर पत्थर रख लिया था और आने से इनकार कर दिया था। ये कोई पहली कॉल नहीं थी जो खाला की तरफ गई थी। पिछले 1.5 महीने में अब तक कई कॉल आ चुकी थी, लेकिन आशा के इनकार को कोई भी कॉल अकरार
بار میں نہ بدل سکی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی عائشہ نے انکار کر دیا تھا۔ مسافر کو منزل کی چاہت نہیں رہی، اگر منزل کو چاہت ہے اور ضرورت ہے تو وہ خود مسافر کے پاس آ جائے۔ ذکیہ بیگم واصف اور عائشہ کے درمیان پس کر رہ گئی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی انا کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی جھکنے کو تیار نہ تھا اور ذکیہ دونوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اب ذکیہ بیگم کے فیصلے لینے کا وقت آ گیا تھا۔ اب وہ دونوں کو کسی نہ کسی کنارے لگا دینا چاہتی تھی۔ تم دونوں نے زندگی کو مذاق بنا رکھا ہے، کسی اور کا احساس ہی نہیں ہے، بس اپنی اپنی انا عزیز ہے، باقی جائے سب باہر میں، تمہاری بلا سے تم کو کون سا کوئی فرق پڑتا ہے؟ تم کو احساس ہی نہیں ہے تمہاری وجہ سے دوسرے کتنی تکلیف میں ہے، تم کو کیا پرواہ، تم نے تو بس اپنی من مرضی کرنی ہے، کسی اور کی غلطی کی سزا تم کسی اور کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ کس نے حق دیا ہے تم دوسروں کے جذباتوں سے کھیلو؟ غلطی تمہاری تھی، تم نے غلط انسان کا انتخاب کیا۔ عائشہ نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، تمہارے کیسے کیسے توہین امیز رویے کو ہنستے ہوئے برداشت کیا، اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم کو شرم آنی چاہیے۔ جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر تیاری کر لو، صبح ہم رحیم یار خان جا رہے ہیں۔ ذکیہ بیگم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، جبکہ واصف خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ لیکن میری طبیعت، مجھے کوئی بات نہیں سننا، میں کوئی تم سے پوچھ نہیں رہی، تم نے جانا ہے یا نہیں میں تم کو بتا رہی ہوں، جاؤ اور تیاری کر لو۔ ذکیہ بیگم نے واصف کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی۔ جب بچے سے فیصلہ نہ ہو پا رہے ہوں تو بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ بہتر طریقے سے مسئلے کا حل نکالیں جس میں سب کی بھلائی ہو، اور یہی ذکیہ بیگم نے کیا تھا۔ وہ دونوں کی طرف سے تنگ آ گئی تھی، اس کو مسئلے کا حل یہی نظر آ رہا تھا جو انہوں نے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عائشہ میں تو کب کا ٹوٹ کر بکھر چکا ہوں، اب مجھے سمیٹ لو، مجھ سے اور انا کا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، اس پتھر دل میں دراریں پڑ چکی ہیں، یہ ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، اس کو سمیٹ لو۔ تمہارا ظرف تو بہت بڑا ہے تمہارے عشق کی طرح۔ عائشہ مجھے معاف کر دو، مجھے اپنا لو، مجھے بے مراد نہ جانے دو۔ واصف عائشہ کی گود میں سر رکھے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ عائشہ واصف کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ عائشہ کی اپنی آنکھوں میں بھی برسات کی جڑی لگی ہوئی تھی۔ واصف تم نے آ کر میرے عشق کا برہم رکھ لیا، میں تو اب بکھرنے لگی تھی، میری امیدیں اب ٹوٹنے لگی تھی، میں اب تھکنے لگی تھی۔ واصف تم نے اس پر سے میرا اعتبار اٹھنے سے بچا لیا، میرا تو اب اعتبار اٹھنے لگا تھا۔ کانٹوں بھرے رستے پر چل چل کر اب میں حوصلہ ہارنے لگی تھی۔ واصف تمہیں نہیں پتا تم نے آ کر مجھے کس مقام پر سہارا دیا ہے، میرا عشق کا کچا گڑا اب بس ڈوبنے والا تھا، میں بس بکھرنے والی تھی، تمہارے اقرار نے مجھے بکھرنے اور میرے عشق کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے، میری دم توڑتی امیدوں کے چراغ روشن کر دیے ہیں۔ عائشہ واصف کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور خود کلامی کر رہی تھی۔ واصف نے خیالوں میں کھوئی عائشہ کو بازو سے ہلایا تھا، عائشہ چونکی، آنسو اب بھی عائشہ کی آنکھوں میں موتی بنے ہوئے تھے اور یہی حال واصف کا تھا۔ دونوں کے آنسو دونوں کی ضد اور انا کو بہا کر لے گئے تھے اور باقی پیچھے صرف عشق بچا تھا۔ دونوں کے دل بڑے ہلکے پھلکے ہو گئے تھے رو کر۔ اچھا اب جاؤ پھر آ کر لے جانا، عائشہ نے آنسو بھری آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی کیوں نہیں، چلو تم ابھی چلو میرے ساتھ، واصف نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے جب واصف کو عائشہ کی بات کا مطلب سمجھ آیا تھا تو واصف نے صدقے واری جانے والی نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اور عائشہ سوچ رہی تھی کہ لوکی کہندے دال نہیں گلتی، اسی پتھر گل دے ویکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا و اس کو دیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔